हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ल्यूसेंट जीके की सीरीज़ में। और इस सीरीज़ का ये हमारा है लेक्चर नंबर 5। तो पिछली वीडियो में हमने सेल डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम सेल्स का ही पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 सेल का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको पहले 4 लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप वो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो देखो, ये मैंने कल आपको इजीली समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया था सेल का। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि कौन सा ऑर्गेनेले का नाम क्या है और कौन से का फंक्शन क्या है और किसका जो है शेप कैसी है। ठीक है, तो आज जो बचे हुए थे उनकी तरफ आज हम चलेंगे। तो देखो, सेंट्रोजोम जो था वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। पिछली वीडियो आप देख सकते हो, देखना चाहो तो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड में देखो, प्लास्टिड जो ऑर्गेनेले होता है सेल का, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। और ये कितने टाइप का होता है? प्लास्टिड जो अपना होता है वो 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा अपना होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब तीनों को इनको डिस्कस करते हैं, तीनों के इनके क्या फंक्शन होते हैं जल्दी से देखो। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, शायद दिख रहा होगा आपको क्लियर। ये अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। क्लोरोप्लास्ट जो है, दीज आर द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन प्लांट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। देखो, जो ग्रीन पिगमेंट होती है लीव्स के अंदर, ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है वो कौन होती है? वो क्लोरोप्लास्ट होती है। प्लास्टिड का पहला टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सो इट इज़ नोन एज द किचन ऑफ द सेल। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट हेल्प कर रही है। और फोटोसिंथेसिस किसके लिए होता है? खाना बनाने के लिए। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। ठीक है, आगे देखो, क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन हैविंग। देखो, क्लोरोप्लास्ट को 2 यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड करती हैं, जिसके अंदर होता है ग्राना एंड स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के बाहर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, और वो कौन सी होती है? ग्राना एंड स्ट्रोमा। अब देखो, इनका फंक्शन क्या होता है दोनों का। ग्राना आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थाइलाकोइड। जो ग्राना अपनी है वो थाइलाकोइड से मिलके बनी होती है और वो कहाँ पे पाया जाता है? स्टैक में। अब देखो, इट कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जो ग्राना है वो थाइलाकोइड से मिलके बनी होती है और उसके अंदर क्या मिलता है? उसके अंदर हमें मिलता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, आगे देखो, स्ट्रोमा जो होता है, एक तो ग्राना था, ग्राना के अंदर थाइलाकोइड से बनी हुई है, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। बचा हुआ कौन सा है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक मैट्रिक्स है प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम। अब जो बचा हुआ है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक है, वो कहाँ पे पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाई जाती है। और उसके अंदर क्या होते हैं? अपने फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं। और क्या होता है? स्टार्च ग्रेन। ठीक है, ग्रैनम इज कंपोज्ड ऑफ 20 to 50 थाइलाकोइड्स। जो एक ग्रैनम है, ग्राना का ही एक यूनिट है ग्रानम, जो वो किससे बने होते हैं? 20 से 50 थाइलाकोइड से मिलके वो बनी होती है। अब देखो, ग्रानम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। देखो, जो ग्राना है, ये ग्रानम उसका एक यूनिट को बोल सकते हैं, वो लाइट रिएक्शन की साइट होती है। जब लाइट के टाइम पे जब सनलाइट मिल रही है उस टाइम पे जो रिएक्शन होते हैं वो ग्रानम में होंगे। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मदद से होता है तो वो ग्रानम में होगा। लेकिन जो स्ट्रोमा है वो कैसा साइट होती है? वो होती है डार्क रिएक्शन की। जिस टाइम हमारे प्लांट के पास लाइट नहीं होती रात के टाइम पे, तो जितने भी रिएक्शन होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? स्ट्रोमा की हेल्प से। दिन के टाइम पे जब हमारे पास सनलाइट होती है तब जो फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं वो होते हैं ग्रानम की हेल्प से। ठीक है, क्लियर है। अब फंक्शन देखो, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द प्लांट। जो प्लांट की लीव्स होती है उनका ग्रीन जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और ये किस में हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, जो कि प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करता है। इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगला देखो, एक प्लास्टिड का टाइप अपना कवर हो चुका है। सेकेंड प्लास्टिड का टाइप अपना होगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स वेरियस कलर टू द प्लांट्स लाइक फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा। देखो, कोई भी अपना प्लांट होता है, उसके जो फ्लावर्स होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं। तो वो जो कलर होता है, कोई आप जैसे रोज़ है अपना, वो रेड कलर का होता है, वाइट का भी मिल जाता है कई बार। अपना लोटस है, पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो जो
कलर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो अपनी वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती है। अब देखो ये ध्यान से देख लेना, ये एसएससी में पिछले सालों में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी में पिछले सालों में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको एक बार ध्यान से देख लो। देखो जो लाइकोपीन होती है, टोमेटो जो अपना होता है वो रेड कलर का होता है, टमाटर लाल रंग का होता है। जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, रंग कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। लेकिन जो लाल रंग देता है वो क्रोमोप्लास्ट का कौन सा टाइप होता है, लाइकोपीन। लाइकोपीन टमाटर को लाल रंग देने का काम करता है। तो ये जो है क्रोमोप्लास्ट का टाइप, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि टोमेटो का रेड कलर किसकी वजह से होता है। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है ये कि टोमेटो का रेड कलर किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, वो लाइकोपीन की वजह से होता है, ठीक है। आगे देखो अगला है कैरोटीन। कैरोटीन से याद रख सकते हो, कैरोटीन का मतलब, कैरोटीन से देखो पता चल रहा है कैरेट, तो कैरोटीन का एग्जाम्पल कौन है, कैरेट, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, और ये कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, कैरेट येलो और ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैरोटीन कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, येलो और ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। अगला है बीटानीन। बीटानीन किस में पाया जाता है, बीटानीन इज फाउंड इन शुगर बीट। ये आपको लर्न करना है, बीटानीन किस में पाया जाता है, शुगर बीट में। लाइकोपिन अपना मिलता है, लाइकोपिन मिलता है अपना टोमेटो में, कैरोटीन मिलता है कैरेट में, और बीटानिन मिलता है शुगर बीट में, ठीक है। लाइकोपिन मेन है क्योंकि उसका देखो कैरोटीन कैरेट में मिलता है, नेम से पता चल रहा है कैरोटीन कैरेट। बीटानिन बीट और शुगर बीट ये भी थोड़ा सा सिमिलर है तो नेम से पता लग रहा है, बस लाइकोपिन को ध्यान रखना है वो टोमेटो में, ठीक है। आगे देखो दो अपनी कवर हो चुकी हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट खाना बनाने में हेल्प करता है, ये किचन ऑफ द सेल उसको बोला जाता है, और जो बचा हुआ क्रोमोप्लास्ट है वो किस में हेल्प करता है, कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब थर्ड वन जो बचता है वो अपना होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, जो अब ल्यूकोप्लास्ट है वो कैसा होता है, वो होता है कलरलेस, उसका खुद का कोई कलर नहीं होता। इट स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है अपने अंदर, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में और प्रोटीन की फॉर्म में। ये अपने अंदर फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। और देखो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब हमें तो लगता है ना जो तना होता है वो तो अपना धरती के ऊपर ही होता है, नीचे तो सिर्फ अपनी रूट्स होती हैं, लेकिन कुछ जो स्टेम्स होते हैं वो क्या अंडरग्राउंड भी मिलते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, जब मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे थोड़ा सा आगे चल के 2-3 लेक्चर के बाद ही वहाँ पहुँच जाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, वरना इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी मिस हो जाएंगी। फिर आपका अगर एक बार कट ऑफ हो गया, जीके से कट ऑफ हो गया, तो आप भूल जाओगे, फिर पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे। आगे देखो ल्यूकोप्लास्ट अपना कवर हो गया, आगे चलते हैं अगले सेल ऑर्गेनेले की तरफ। अगला है अपना वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड डेड ऑर्गेनेलेज ऑफ सेल। वैक्यूल क्या होता है, डेड ऑर्गेनेले होता है, डेड, इसके अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जैसे लिक्विड कोई भरा होता है इसके अंदर, और सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है। प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल यानी कि हमारे अंदर ये छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। अब एक और फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन ओस्मो रेगुलेशन। अब ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ओस्मो वर्ड का मतलब है वाटर, वाटर को रेगुलेट करने में कि कितना वाटर जो है प्लांट सेल के अंदर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उस चीज़ में हेल्प करता है ये। और कोई भी अगर मेटाबॉलिक वेस्ट है, कोई भी अगर वेस्ट पड़ा हुआ है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, कोई भी वेस्ट अगर अपने सेल में है तो उसको स्टोर करने का भी काम कौन करता है, वैक्यूल करता है, ठीक है। उसको स्टोर करने का भी काम कौन करता है, वैक्यूल करता है, ठीक है। तो एक बार वैक्यूल देख लेते हैं, उसकी शक्ल कैसी होती है सेल के अंदर। देखो ये मैंने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। प्लांट सेल में ये अपनी सेल वॉल थी, सबसे बाहर ये वाली थी सेल मेम्ब्रेन, ये हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये देखो ये वैक्यूल, देखो ये लार्ज साइज का है ना, तो इसका मतलब प्लांट सेल। एक तो सेल वॉल से आप पहचान कर सकते हो प्लांट सेल की, वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं। और जो जैसे ये है, ये अपनी क्या है, ये अपनी प्लास्टिड है, जो क्लोरोप्लास्ट अभी पड़ा है प्लास्टिड है, ये भी सिर्फ प्लांट सेल में होती है, तो ये कौन सा हुआ, प्लांट सेल हुआ। एनिमल सेल में ना ये होती ना सेल वॉल होती, और जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। जल्दी से अब फिर अपने अगले सेल ऑर्गेनेले की तरफ चलते हैं।
देखो वैक्यूल अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपनी बॉडी के लिए ब्रेन होता है वैसे ही सेल के लिए होता है न्यूक्लियस। जैसे ब्रेन हमें सारी इंस्ट्रक्शन देता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे ही न्यूक्लियस जो है अपने सेल को इंस्ट्रक्शन देता है। तो न्यूक्लियस हुआ ना इंपॉर्टेंट। अब देखो न्यूक्लियस है क्या, एक स्फेरिकल सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड मतलब जो सेल के बीच में पाया जाता है, मेजर स्ट्रक्चर, मेजर मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और सेल के अंदर ये पाया जाता है। इन प्लांट सेल इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरीफेरी। देखो जो प्लांट सेल है, मान लो ये प्लांट सेल है अपना, ठीक है, इसमें वैक्यूल तो हो गया बड़े साइज का, तो ये सेंटर के बजाय पेरीफेरी यानी कि कोने में, थोड़ा मतलब कोने में नहीं कह सकते, साइड में शिफ्ट हो जाता है। पेरीफेरी का मतलब साइड में शिफ्ट हो गया, क्योंकि वैक्यूल बड़ा था ना तो साइड में शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें तो वैक्यूल छोटे छोटे हैं तो ये बीच में ही होता है एनिमल सेल में, ठीक है। आगे देखो पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इट इज़ बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये मान लो अपना न्यूक्लियस है तो उसके बाहर कैसी होती है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और हैविंग पोर, हैविंग पोर्स का मतलब उनमें क्या होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मिलती है, कल की क्लास में बता चुकी हूँ तो वो देख लेना एक बार, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन मटेरियल। देखो मान लो ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, 2 डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं ये अपना होता है क्रोमेटिन मटेरियल। ये डीएनए भेजने का, पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए का काम करता है ये, ठीक है। या फिर अगर दूसरा सेल डिवाइड हो रहा है तो डीएनए का काम करता है क्रोमेटिन मटेरियल। और एक होता है न्यूक्लियोलस, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको बिल्कुल डार्क कलर का, वो होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक तो क्रोमेटिन मटेरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर ये पड़े हुए हैं वो, और न्यूक्लियोलस ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है। आगे देखो न्यूक्लियोलस इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। अब सोच रहे हो भाई इस न्यूक्लियोलस का क्या काम है, इस न्यूक्लियोलस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं और आरएनए, आरएनए अपना होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए, ठीक है। आगे देखो क्रोमेटिन मटेरियल इज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग नेटवर्क। तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसे स्ट्रक्चर है और वो एक नेटवर्क बना रहे हैं। दिस इज मेड अप ऑफ जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है मैंने अभी भी बताया डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, डीएनए के। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अपने डीएनए की फुल फॉर्म है, ठीक है। एक तो जो अपना क्रोमेटिन मटेरियल वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से बना है, और किससे बना है, हिस्टोन प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से बना है, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। अब देखो मान लो ये एक सेल था, ये एक सेल बाद में किस में डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। तो जिस टाइम डिवाइड हो रहा है सेल तो जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। फंक्शन देखो न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, एक तो सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ हैं सेल की कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अगला सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। अभी तक देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी, आता है या नहीं तुम्हें। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोला, कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो एटीपी फॉर्म करता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, इसलिए पावर हाउस बोला माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को बोला किचन ऑफ द सेल। आ सकता है कि किसको क्या बोला जाता है, इनका निकनेम किचन ऑफ द सेल। और तीसरा है न्यूक्लियस, उसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। और एक और पढ़ा था लाइजोसोम्स, याद है लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं, लाइजोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहे क्यों बोलते हैं तो एक कल की वीडियो में मैंने कराया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से कर लेना। इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। अगला देखो
तो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए कंट्रोल रूम बोलते हैं। और क्रोमेटिन ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है उनके चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर यानी कि डीएनए, या फिर जैसे मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, कल को मतलब अगर बच्चे होते हैं तो उनके अंदर वो क्वालिटी आएंगी, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर होंगे। पेरेंट्स से उनके बच्चों में हेरिडिटरी कैरेक्टर कौन ट्रांसफ़र करता है, क्रोमेटिन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के फंक्शन हो गए। तो जब आगे देखो, अब है अदर देन न्यूक्लियस डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कल मैंने बताया था आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर आप अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए। और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट जो आज हमने पढ़ा, उसके अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है। अब तीन ही ऐसे देखो, वैसे तो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मेनली डीएनए होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा दो और ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, उनको बोलते हैं, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इनको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि विच सेल ऑर्गेनेले हैज़ देयर ओन डीएनए। अगर वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है ऑप्शन में तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में से एक आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से एक और बात याद आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। मैंने पिछली क्लास में बताया है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। अगर नहीं समझ आ रहा कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, पिछली वीडियोस को देख लेना, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो चुके हैं अपने कवर। अब एक बार जल्दी से प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, प्लांट सेल जो होता है वो अपना बड़ा होता है साइज़ में, जो एनिमल सेल होता है वो प्लांट सेल के कंपेरेटिवली छोटा होता है। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की और चिटिन की। और जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है। ठीक है, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होती है, मैंने बताया है आज ही। और एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है प्रेजेंट नहीं होती है। प्लास्टिड कौन थी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जो तीन आज हमने पढ़ी है। ठीक है, और अगला देखो, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम मतलब पिछली वीडियो में करा था। ठीक है, अगला देखो, वैक्यूल्स इसमें बड़े होते हैं साइज़ में प्लांट सेल में, एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज़ में। ठीक है, अगला, सेल बिकम टर्जिड बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो क्लास थी, सबसे पहली क्लास और सेकंड क्लास, फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों ही क्लास में हमने ओस्मोसिस को डिस्कस किया है। नहीं वो क्लास देखी है तो फिर एक बार सुन लो। फिर भी ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस होता है कि जो अपना वाटर मॉलिक्यूल है, जहाँ उसकी वाटर के मॉलिक्यूल जहाँ उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, और जहाँ उनकी अमाउंट कम है, तो ज़्यादा अमाउंट वाली जगह से कम अमाउंट वाली जगह पे वो मूव हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, ज़्यादा से कम वाली जगह पे वो, इस प्रोसेस को हम ओस्मोसिस बोलते हैं। अब एंडोस्मोसिस का क्या मतलब है, एन से समझ लो अंदर आना, एन से समझ लो अंदर आना। ठीक है, अंदर आना। ठीक है, और इसका मतलब पानी जो है वो सेल के अंदर आ रहा है। एंडोस्मोसिस का मतलब पानी जो है वो सेल के अंदर आ रहा है, उसकी वजह से सेल कैसे हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, थोड़ा सख्त हो जाता है। और अगर पानी सेल से बाहर जा रहा हो तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। एक्स का मतलब होता है बाहर जाना। अब अपने एक्स को मत याद करने लग जाना। ठीक है, एक्स का मतलब है पानी बाहर जाना। अगला देखो, प्रोसेस ऑफ इम्बिशन इन्वॉल्व बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन। जो इम्बिशन की प्रोसेस होती है उसमें डिफ्यूजन और कैपिलरी एक्शन दोनों ही काम करते हैं। अब डिफ्यूजन क्या है और कैपिलरी एक्शन क्या है। डिफ्यूजन जो है, अभी मैंने बताया वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा से कम वाली जगह पे जाते हैं, और डिफ्यूजन जो है उसमें भी मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा से कम वाली जगह में जाते हैं। तो जो ओस्मोसिस है वो डिफ्यूजन का ही पार्ट होती है। डिफ्यूजन में मेनली आप समझ सकते हो गैस के मॉलिक्यूल जाते हैं ज़्यादा से कम वाली में, ओस्मोसिस में जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। और बची बात कैपिलरी एक्शन की। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है बहुत पतली सी ट्यूब है, अगर उसको आप अगर पानी में उसका एक एंड डुबोते हो तो जो पानी है उसमें अपवर्ड मूव करना लग जाता है। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस और कैपिलरी एक्शन की वजह से ही प्रोसेस ऑफ इम्बिशन होती है, यानी कि पानी जो है, ठीक है, पानी
जो है वो मतलब प्लांट वगैरह में ऊपर अगर कैसे जाता है, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जाता है। पानी हुआ, गैस वगैरह हुई, कोई भी चीज़ चाहिए अगर उनको, और कैपिलरी एक्शन की वजह से, जैसे रूट्स हैं। अब देखो पानी जड़ों को देते हैं हम, प्लांट्स की हमेशा जड़ों को पानी देते हैं, तो वो ऊपर कैसे जाता? प्लांट तो इतने लंबे लंबे भी होते हैं, तो उनको तो ऊपर वाले पार्ट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है ना। तो वो दो मतलब उनमें रीजन होते हैं, या तो डिफ्यूजन की वजह से जा सकता है, ओस्मोसिस की वजह से कि भाई नीचे पानी ज़्यादा हो गया रूट्स में, ऊपर है पानी कम, तो वो जा सकता है। लेकिन जो डिफ्यूजन है वो कल्ला इतना नहीं कर सकता, क्योंकि भाई प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस की इतनी दूर तक, इतने ऊंचे तक पानी नहीं जाता। कैपिलरी एक्शन इसमें हेल्प करता है। तो ट्यूब्स उसके प्लांट्स के अंदर बनी होते हैं, जैसे हम रूट्स को जब पानी देते हैं तो ट्यूब्स में पानी ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अगला देखो, अ सेल इंक्रीजेज इन वॉल्यूम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब फिर से भाई देखो, अगर पिछली क्लास नहीं पढ़ोगे तो अगली भी कोई भी क्लास आपको समझ आने वाली नहीं है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये हम भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स वाली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपको नहीं देखी वो क्लास तो देख लेना, वरना समझ नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम रखते हैं तो सेल की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा मान लो सेल को, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, जो मतलब जो पानी है ना, पानी वो सेल के अंदर, तो पानी जो है वो कम है, पानी जो सेल के अंदर है वो कम है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। कंसंट्रेशन तो कम है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन जो पानी है वो ज़्यादा होगा। पानी अगर यहाँ पे ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम वाली जगह पे पानी जाता है तो इसके अंदर जाएगा पानी, इसकी वजह से सेल की वॉल्यूम जो बढ़ जाती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन जो वाटर की अमाउंट है वो ज़्यादा होगी। हाइपरटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और पानी की अमाउंट होती है कम। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे देखो, फ्रेश एग व्हेन प्लेस इन सॉल्ट वाटर इट फ्लोट। अगर आप सॉल्ट वाटर लोगे, ठीक है, और उसमें आप एग को रखोगे तो एग जो है उसके ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। एक इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं साथ के साथ बताती रहती हूँ। मेन तो साइंटिस्ट के नेम है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पहली 2 क्लासेस में कराई हैं वो कर लेना। सेल ऑर्गेनेलिस किसने कौन सा डिस्कवर किया वो, ठीक है, वो सारा कुछ आपने करना है। अब देखो आगे चलो, देखो अपना क्या हो चुका है, हम इंपॉर्टेंट टर्म्स अपनी बायोलॉजी हम कर रहे हैं ना। बायोलॉजी मैंने बता दिया था क्यों कर रहे हैं हम। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में, एसएससी की हो, रेलवे वगैरह की हो। ठीक है, तो उसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स की 2 क्लासेस कर ली हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद हमने क्लासिफिकेशन की 1 क्लास की है, क्लासीफाई क्यों कर रखा है, कैसे कर रखा है। उसके बाद हमने सेल स्टार्ट किया है, सेल की फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये सेल का सेकंड पार्ट है, ये भी आज कवर हो चुका है। कल जो हम करेंगे, कल हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए के पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उस क्लास को भी ज़रूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज कर लो, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे या फिर उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।